Hello everyone, this is Harish Naik, and today we are going to start the third lecture of the series which we are continuing on modern Indian history. Okay, तो पहले ये लेक्चर जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कुछ जानकारी कि ये लेक्चर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और सारे जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, वहाँ पे एक अच्छा टूल के तरह काम आ सकता है, ठीक है? यहाँ पे हम बेसिक से लेके टॉप लेवल तक जाएँगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ ऊपर से ना उड़े, आराम-आराम से जब कोई किताब पढ़ें, बाद में बोलूँगा कि कौन सा किताब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जब पढ़ें तब वो बाउंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, ये जो भी लेक्चर्स है उसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए कर दिया जाएगा एंड अब आज हम क्या करेंगे? पहले 2 लेक्चर का रिवीजन करेंगे 5 मिनट में फटाफट, उसके बाद तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। तो बने रहिए अच्छा-सा कुछ जानने के लिए इस लेक्चर में। तो पहले हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखा था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न क्यों बोला जाता है? मॉडर्न इसलिए बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में, तब उन्होंने हिस्ट्री लिखन का वो सिलसिला शुरू किया और इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्से में डिवाइड किया। उनके हिसाब से हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और जब यूरोपियन आए और ब्रिटिशर्स आए, उसे मॉडर्न पीरियड उन्होंने माना। फिर मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ दिस व्हाइट मेन्स बर्डन और बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, जबकि उन्हें ये लगता था कि यूरोपियन का ये मोरल ड्यूटी है कि नॉन यूरोपियन को वो सिविलाइज करें। बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म मतलब इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जब एक राजा हो, उसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, लेकिन वो बोल रहा हो कि ये जो मेरे पास पावर है दैट आई एम अप्लाइंग ऑन यू, जो पावर मैं आपके ऊपर उपयोग कर रहा हूँ या फिर प्रयोग कर रहा हूँ, वो आपके भले के लिए है। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि जो भी हम कर रहे हैं दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट। ओके, तो दिस वाज बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म एंड इसे हिस्ट्री को इस चश्मे से देखने का नज़रिया को हम बोलते हैं कॉलोनियल हिस्ट्री। जब कॉलोनियल हिस्ट्री आया तब उसके रिएक्शन में जो इंडियन नेशनल थे, उनका एक नरेशन आया, एक नैरेटिव आया, जिसे नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है? जो पहले लेक्चर देखे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, दैट विल बी ईज़ियर फॉर देम, ठीक है? जैसे कि सेम इवेंट बट डिफरेंट कोनोटेशन होगा, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे लिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के लिए ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जबकि अगर कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से देखोगे, कॉलोनियल हिस्टोरियन जो थे, वो उसे जस्ट मियर ए सिपोय म्यूटिनी बोल रहे थे, ठीक है? जैसे कि रेलवेज़ का डेवलपमेंट जो हुआ, कॉलोनियल हिस्ट्री वाले बोलते हैं कि रेलवेज़ तो आपके लिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हुआ था। हम लोग बोलते हैं कि रेलवे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, तुम्हारे फ़ायदे के लिए हुआ था। ब्यूरोक्रेसी जो लाए, आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विस जो अभी इंडियन सिविल सर्विस हो चुका है, ठीक है? तो ये सब सिविल सर्विस का जो प्रथा था, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था, जबकि इंडियन हिस्टोरियन बोले कि नहीं भाई, ये तुम्हारे सहूलियत के हिसाब से तुमने किया था, इट वाज नॉट फॉर अस। ये सब पढ़े थे। और 15 सेंचुरी यूरोप में कैसे डार्क एज चल रहा था, इसके बारे में हमने देखा था कि 15 सेंचुरी यूरोप में पहले कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो कैसे डाउन हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल डाउन होने के बाद ऑटोमन टर्क के अंडर आ जाने के बाद कैसे रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ और रिवर्स माइग्रेशन के बाद कैसे एक पीरियड ऑफ रेनिसा शुरू हुआ, जहाँ की वो यूरोप से एक नया सी रूट डिस्कवर होगा, कहाँ पे, टुवर्ड्स इंडिया का सिलसिला चलेगा, ठीक है? हमने पढ़ा था पीरियड ऑफ रेनिसा, हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, हमने पढ़ा था कि पोर्तुगल 1498 में कैसे वास्को इंडिया में आता है, जैमूरिन के बारे में हमने पढ़ा था, सुमित्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है? और उसके बाद जो 3 गवर्नर थे पोर्तुगीज़ के, अल्मेडा, अल्बुकरिक एंड नानो डी कुन्हा के बारे में हमने पढ़ा था। उनके टाइम पीरियड में कैसे-कैसे चेंजेस हुए थे, क्या-क्या बेटरमेंट हुआ था, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि पोस्ट 1600 पोर्तुगीज़ किस वजह से डाउनफॉल हुआ, जैसे कि पोर्तुगीज़ और स्पेन का
जो यूनिफिकेशन हुआ उसके लिए डाउनफॉल हुआ। पोर्तुगीज का जो रिलीजियस पॉलिसी था वो इतने कट्टरवादी हो गए थे, इसीलिए उनका डाउनफॉल हुआ। धीरे धीरे पोस्ट 1600 अदर यूरोपियंस जैसे कि डच 1605 में, ब्रिटिश 1608 में इंडिया में आ गए, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया और क्या पोर्तुगीज धीरे धीरे डिक्रीज और डाउनफॉल की तरफ जाने लगे। तो ये जो मैंने बोला, किसी को अगर पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो ये हो सकता है कि ऊपर से उड़ा होगा, लेकिन जो लोग पहला और दूसरा लेक्चर देखे हैं, दिस इज देयर थर्ड लेक्चर, दे कैन वॉच इट एंड दे कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक है, अभी आज हम जाएंगे लेक्चर 3 के ऊपर। वी विल मूव टुवर्ड्स लेक्चर 3, जहाँ पे कि हम आगे का सिलसिला शुरू करेंगे कि डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया जो हुआ, वो पोर्तुगीज कहाँ से क्या क्या हारते चले गए। देखो, पहले कुछ बातें बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, कब आए? 1608। ठीक है, 1600 में पहले तो उनका कंपनी बना। 1599 एक कंपनी बना, जॉन कंपनी। ठीक है, और इसे बोला जाता है मर्चेंट एडवेंचर्स। ओके, ये वाला कंपनी बना। 1600 में उन्हें ट्रेड करने की परमिशन और चार्टर मिल गई क्वीन एलिजाबेथ से। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना 1599 में, 1600 में उन्हें ट्रेड परमिशन मिल गया और वो इंडिया में 1608 में पांव रखते हैं। ठीक है, ये 1608 में पहुंचते हैं कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, सूरत में पहुंचते हैं। वहां से कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस एक बंदा होता है, वो सूरत का जो गवर्नर है उसके साथ डील करता है, लेकिन डील नहीं हो पाता और इसे जाके रहना पड़ता है कहाँ पे? ये सारा आगे है, कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए 1608 में, तब हमें ये दिमाग में रखना है कि पोर्तुगीज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? पोर्तुगीज इंडिया में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जहांगीर के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, जहांगीर जब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं 1608 में, ये जब आया, हॉकिंस जब आया जहांगीर के कोर्ट में, तो पोर्तुगीज अलाउ कर देंगे क्या कोई कंपटीटर आए और वो भी यहाँ पे ट्रेड करे? नहीं, पोर्तुगीज अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये हॉकिंस जो आया, विलियम हॉकिंस, इसने 1608 तक, 8 से लेके 1611 तक इंतजार किया कि भाई ट्रेड का परमिशन दे दो हमें, लेकिन जहांगीर उसे दिया नहीं। जहांगीर मतलब मुगल बादशाह उस टाइम में जहांगीर था, उसने दिया नहीं। क्यों दिया नहीं? क्योंकि जहांगीर के ऊपर पोर्तुगीज वाले प्रेशर डाल रहे थे। समझ में आ रहा है कि 1608 में हॉकिंस आया, वो मुगल दरबार में जाके बैठ के रहा टिल 1611, उसे सब दे दिया। जहांगीर ने बोला कि तुम्हें मैं इंग्लिश खान का टाइटल देता हूँ, इंग्लिश खान का टाइटल देता हूँ, तुम यहाँ पे हमारे कोर्ट में एक अर्मेनियन लेडी हैं, उनसे मैरिज कर लो। ठीक है, तुम्हें मनसबदार एक टाइटल दे देता हूँ या फिर एक पोस्ट दे देता हूँ। ठीक है, उनको एक टाइटल दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन ट्रेड राइट्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पोर्तुगीज प्रेशर था। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके बाद जब 1612 देख रहे हो, 1612 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली इज ए प्लेस नियर सूरत, सूरत इज इन गुजरात। ओके, तो स्वाली इज ए प्लेस नियर सूरत। तो जब स्वाली में ब्रिटिश आए, तो इनका मुकाबला हुआ पोर्तुगीज नेवी से। ठीक है, पोर्तुगीज नेवी से इनका मुकाबला हुआ और इस वार में पहली बार पोर्तुगीज को हार का सामना करना पड़ा। और इस हार के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि ये हार के साथ 1612 में बैटल ऑफ स्वाली में ब्रिटिश का
और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का हार के साथ ब्रिटिश का नीब इंडिया में रहता है इन द फॉर्म ऑफ 1613। सूरत में उनका फैक्ट्री बन जाता है। समझ में आया? 1608 में हॉकिंस इंडिया आया, 11 तक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होता है जहां पे पोर्तुगीज हारते हैं और ब्रिटिश का पहला कॉलोनी 1613 में सूरत में एस्टेब्लिश हो जाता है। समझ में आया? तो बैटल ऑफ स्वाली में हम पढ़ रहे हैं किस टाइटल के अंडर में, कि पोर्तुगीज कैसे कैसे लूज करते गए, एक एक टेरिटरी उनके हाथ से कैसे निकलता गया। तो 1612 में बैटल ऑफ स्वाली में पहला उनके हाथ से निकलता गया। अच्छा, तब अब 1632 के टाइम, ठीक है, 1632, ये जो पोर्तुगीज है ना, ये बदनाम थे इंडियन ओशन में पायरेसी के कारण। ठीक है, ऐसे है कि अकबर, द मुगल बादशाह अकबर, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई जो हमारे मक्के को जो जाते हैं, पिलग्रिम जो जाते हैं, उन्हें दिक्कत मत करो, उन्हें परेशान मत करो। ठीक है, उन्हें दिक्कत मत दो, उन्हें परेशान मत करो। मुगल बादशाह एक मियर पोर्तुगीज कंपनी को ये रिक्वेस्ट कर रहा है, समझ रहे हो, कि तुम परेशान मत करो। इनका काटा सिस्टम चल रहा था वहाँ पे, ठीक है, और ये लोग पायरेसी कर रहे थे इंडियन ओशन में। तो इसी बहाने शाहजहां के जो रानी थे, मुमताज़, मुमताज़ बेगम के जो स्लेव थे, स्लेव गर्ल्स जो थे, उनको इन्होंने एब्डक्ट कर लिया। किसने? पोर्तुगीज़ ने। तो इसकी शिकायत हो गई शाहजहां के पास, और शाहजहां ने पोर्तुगीज़ के ऊपर अटैक किया और पोर्तुगीज़ का खात्मा हो गया हुगली से। पोर्तुगीज़ का बैकपैक कहाँ से हो गया? हुगली से। यहाँ पे हमने क्या देखा? सूरत पोर्तुगीज़ के हाथ से गया इन द बैटल ऑफ स्वाली। अब हुगली पोर्तुगीज़ के हाथ से गया 1632 पायरेसी के कारण। ठीक है, अब आगे देखते हैं बॉम्बे कैसे गया और लेटर चीज कैसे गया। सी, ये जो 1661-62 में ब्रिटेन के किंग, ब्रिटेन के किंग और पोर्तुगल क्वीन ब्रैगेंजा एंड ब्रिटेन के किंग चार्ल्स टू का मैरिज हुआ। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स टू एंड पोर्तुगल क्वीन ब्रैगेंजा का मैरिज हुआ और एज ए डाउरी उन्हें दे दिया गया बॉम्बे। किसे? चार्ल्स टू को। समझ में आया? तो डाउरी के फॉर्म में बॉम्बे को दे दिया गया चार्ल्स टू को। अब 1662 में चार्ल्स टू को बॉम्बे मिल गया ब्रिटिश के किंग को। अब वो तो ब्रिटेन में बैठे हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में था, उसने बोला कि 150 रुपये देते हैं, कुछ पैसा वैसा दे देते हैं, आप हमें लीज पे दे दो बॉम्बे। तो बाय द टाइम ऑफ 1668 this Bombay became a territory of British East India Company। समझ में आया? सूरत गया था पहले, दूसरा गया हुगली, और 1632 में हुगली गया, और 1662 में डाउरी के फॉर्म में बॉम्बे गया। देखो कैसे कैसे एक एक करके सारा चीज हट रहा है पोर्तुगीज के फॉर से। ठीक है, ओके। अब पोर्तुगीज, ये जो सदर्न पार्ट था, यहाँ पे कोच्चि, कैन्नौर, ये पोर्तुगीज का पहला गढ़ था। ठीक है, इसको भी 1739 में बाजीराव वन ने बसेन, सल्सेट, ये सब कैप्चर कर लिया, और डच ने 1663 को ये जो कोच्चि, कैन्नौर, ये सब मालाबार कोस्ट के ऊपर कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो 1663 में डच का अटैक कहाँ हुआ? ये जो मालाबार कोस्ट था, इसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ओके, ये वेस्टर्न कोस्ट को। ठीक है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट को कैप्चर कर लिया डच ने, और बाजीराव वन जो मराठा थे 1739 में बसेन और सल्सेट कैप्चर कर लिए। तो यहाँ पे देखना क्या है कि डच कब आ गए थे इंडिया में? 1605।
और बाय द टाइम ऑफ 1663 डच आर टेकिंग ओवर मालाबार कोस्ट। समझ में आ रहा है? पीरियड को साइमल्टेनियसली कुछ माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो 1605 में डच आए और ये मालाबार कोस्ट भी पोर्तुगीज के हाथ से गया। फिर बाजीराव वन, अच्छा बाजीराव वन कहाँ से आ गए? 1739 में। देखो जब 1707 में मुगल डायनेस्टी डाउन होता है, मतलब 1707 में औरंगजेब का जब डेथ होता है, तब मुगल डायनेस्टी डाउनफॉल में जाता है। और उसके बाद जो राजाएं आते हैं उन्हें लेटर मुगल्स बोला जाता है। लेटर मुगल्स वीक थे और वो संभाल नहीं पा रहे थे पूरा मुगल सल्तनत को। इसी टाइम पे इंडिया में छोटे बड़े बहुत सारे राज्य निकल के आए, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट थे मराठा, ठीक है। और पेशवा सिस्टम जो आया उसमें बालाजी बाजीराव बाजीराव वन जो थे वो बसेन और सेलसेट को कैप्चर कर लिया, ठीक है। ओके, ये पेशवा सिस्टम क्या है ये मेडिवेल में हम देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे देखना है कौन सा चीज़ कैप्चर होता जा रहा है, ठीक है। और फिर 1961 में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भी पोर्तुगीज कहाँ पे थे? पोर्तुगीज गोवा में बैठे हुए थे, ठीक है, गोवा में बैठे हुए थे। और ऑपरेशन विजय के तहत हमने मिलिट्री एक्शन किया और पोर्तुगीज का बैग पैक हो गया 1961 में गोवा से भी। समझ में आएगा? पहले उन्होंने क्या लूज़ किया? सूरत। फिर उन्होंने हुगली। फिर उन्होंने क्या लूज़ किया? डच वाला टेरिटरी, ये मालाबार कोस्ट, वो भी गया। फिर बाजीराव वन उनसे सल्सेट और बसेन लिए। और फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में उनके हाथ से क्या गया? उनके हाथ से पूरा गोवा चला गया। अब पोर्तुगीज सिमट के रह गए सिर्फ इतने ही प्लेस में, दीव में, डामन में, दादरा नगर हवेली, बसेन, गोवा और सल्सेट, इतने जगह पोर्तुगीज रहे। यहाँ पे जो था, यहाँ पे अब कौन आ चुके हैं? डच आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे डच आ चुके हैं। हुगली से इन्हें मार के भगा दिया गया, ठीक है। सूरत से इनको मार के भगा दिया गया, ठीक है। ये सब जगह से इनका बैकपैक हो चुका है। अब आगे देखेंगे हम पोर्तुगीज कंट्रीब्यूशन, कुछ देखेंगे इंडिया में पोर्तुगीज क्या क्या किए, ठीक है। उसमें से सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि अगर आर्किटेक्चर के ऊपर देखें, आर्किटेक्चर के ऊपर देखें तो पोर्तुगीज ने ये जो आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो चर्च जैसे बनते हैं, वो आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया में लाया, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री अगर देखें तो ये जो ड्रिल पैरेड जो सिस्टम होता है, ड्रिल सिस्टम, ये भी पोर्तुगीज लाए। फिर अगर प्रिंटिंग प्रेस देखें तो बाइबल के प्रिंटिंग के लिए पहले प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में पोर्तुगीज लेके आए। और 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हुआ। समझ में आ गया? ये जो डबल डेकर मल्टी डेकर शिप जो था ये, और गन बोट वाले शिप के ऊपर कैनन लाद के लाना, वो वाला सिस्टम भी पोर्तुगीज लाए। ये एक प्रो एंड स्टर्न, कैस्टल प्रो एंड स्टर्न वाला सिस्टम, मतलब ये एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है बोट के लिए, कैस्टल प्रो एंड स्टर्न सिस्टम, ये भी पोर्तुगीज लेके आए थे। तो क्या क्या बोला? आइबेरियन आर्किटेक्चर लेके आए थे, और क्या कैस्टल प्रो सिस्टम लेके आए थे, आर्मी में जो ड्रिल वाले सिस्टम लेके आए थे, और प्रिंटिंग प्रेस पहला इंडिया में लेके आए थे। ये सब है पोर्तुगीज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया और इंडियाज कल्चर। कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स लेके आए थे, इन सब के ऊपर सवाल आ चुका है, पहले भी हमने बताया है। जैसे कि आलमंड, कैश्यू, टमाटो, लेडी फिंगर, टोबैको, पपया, लीची, पटाटो, स्वीट पोटैटो एंड कॉर्न, ये सब लेके आए थे पोर्तुगीज इंडिया में, ठीक है। अब, 'नेक्स्ट हम देखेंगे कि
इंग्लिश कैसे आते हैं और एक्सपांड करते हैं इंडिया में, ठीक है? अच्छा, तो जैसे कि मैंने बताया था, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 1599 में जॉन कंपनी बनता है, 1600 में उन्हें रॉयल चार्टर मिल जाता है और मोनोपोली ग्रांटेड हो जाता है। रानी जब उन्हें चार्टर देते हैं, चार्टर मतलब एक लेटर में लिखा रहता है कि सिर्फ तुम ही जाके ब्रिटेन से एक ही कंपनी जाएगा और वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। वही एक कंपनी जाके इंडिया में ट्रेड करेगा, बाकी कोई कंपनी नहीं जा सकता है। तो उन्हें मोनोपोली मिला था 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए मोनोपोली मिला था। फिर 1608 में, जैसे कि मैंने बोला कि कौन से शिप में आए थे, एक शिप था हेक्टर। हेक्टर शिप में वो सूरत में लैंड किए और वहाँ से विलियम हॉकिंस आया, जो कि इंडिया में पहुंचा पहले, ठीक है? और हॉकिंस जो गवर्नर था सूरत का, मुबारक खान, उससे बात हुआ। मुबारक खान को थोड़ा बहुत गिफ्ट्स मिले। हॉकिंस लाया कि भाई हमने ये लेके आया है तुम्हारे लिए, हमें सूरत में ट्रेड करने की परमिशन दे दो। मुबारक खान ने सारा गिफ्ट विफ्ट ले लिया। फिर जब परमिशन देने की बात आई तो बोला भाई परमिशन तो मैं नहीं दे सकता। अरे गिफ्ट क्यों ले रहे थे फिर? तो बोला भाई परमिशन देने वाला बैठा है आगरा में, मुगल बादशाह, उसके पास जाना पड़ेगा। फिर हॉकिंस 1608 टू 1611 कहाँ पे जाता है? आगरा जाता है और मुगल कोर्ट में बैठता है। लेकिन कुछ नहीं आता है, उसे इंग्लिश खान का टाइटल मिलता है, एक आर्मेनियन विमेन के साथ शादी करवा दिया जाता है और उसे एक मनसबदार का टाइटल दे दिया जाता है। फिर भी कुछ नहीं हो पाता और 1611 में हॉकिंस वापस चला जाता है और 1612 में रेड ड्रैगन शिप में आते हैं हमारे थॉमस बेस्ट। रेड ड्रैगन शिप में आते हैं थॉमस बेस्ट और स्वाली, ए प्लेस नियर गुजरात के पास, एक लड़ाई होता है पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में और पोर्तुगीज दबदबा सूरत से खत्म होता है और इसी के साथ पोर्तुगीज को परमिशन मिल जाता है ट्रेड के लिए, कहाँ पे? सूरत में। इज दैट क्लियर? इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो 1613 में पहला फैक्ट्री सूरत में बन जाता है, ठीक है? और 1615 थॉमस रो जो था ये एम्बेसडर था, ठीक है? मतलब राजदूत जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो ये राजदूत था और जहांगीर के कोर्ट से इसे आगरा, अहमदाबाद और बहरुच में 3 जगह इसे ट्रेड करने के लिए परमिशन मिल गया 1615 में। फिर 1616 में ब्रिटिश साउथ इंडिया में मछलीपट्टनम में इनका फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? तो 1613 में कहाँ पे किए? सूरत में किए। 1615 में थॉमस रॉ के परमिशन के बाद आगरा, अहमदाबाद और भरूच में इनका फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ और 1616 में मछलीपट्टनम में इनका फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ। आगे जाके हम देखेंगे 1633 में बालेश्वर में, उड़ीसा में इनका फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगा, ठीक है? बालेश्वर उड़ीसा में इनका फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगा। ये सब पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या उनका पहला वाला सीन चल रहा है। ओके, देखते हैं। ये नहीं, ओके। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 1632 में 1632 में एक गोलकोंडा, मतलब साउथ इंडियन स्टेट जो होता है हैदराबाद के अंदर आता है। गोलकोंडा के जो नवाब थे, जो सुल्तान थे, उन्होंने भी ब्रिटिश को अलाउ कर दिया 1632 में कि आप 500 पगौड़ा दो और यहाँ पे फ्री ट्रेड करो। कितना पगौड़ा? 500 पगौड़ा दो और यहाँ पे फ्री ट्रेड करो। फिर 1639 के टाइम में मद्रास रीजन में एक चंद्रगिरी, एक मतलब साउथ इंडिया में और एक स्टेट था चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के रूलर भी उन्हें बोले कि भाई मद्रास को आ जाओ और यहाँ पे जो ट्रेड होता है, मद्रास ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड करो। ट्रेड में हमें 50-50 हिस्सा स्प्लिट कर लेंगे और तुम यहाँ पे एक फोर्ट भी बना लेना, सेंट जॉर्ज एक फोर्ट भी बना लेना और वहाँ पे तुम फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। मतलब फोर्टिफिकेशन मतलब क्या? जो तुम फैक्ट्री बना रहे हो उसे पूरा कंप्लीटली
मतलब सिक्योर्ड करके रखना, उसके चारों तरफ वॉल लगा लो, उसके ऊपर कैनन रख लो, कुछ भी करना है करो, सिक्योरिटी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1612 में गोलकुंडा के सुल्तान ने इन्हें परमिशन दे दिया 500 पगोड़ा में फ्री ट्रेड। पगोड़ा मतलब करेंसी गोलकुंडा का, ठीक है। चंद्रगिरी के राजा ने 1639 में इन्हें मद्रास में वेलकम किया और यहाँ से बनता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो बनता है ये अब ब्रिटिश हेडक्वार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले मसूलीपट्टनम था, अब बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज के बाद ये ही फोर्ट सेंट जॉर्ज बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अब 1651 जब होता है, ब्रिटिश बंगाल में एंट्री करने के लिए कोशिश करते हैं और बंगाल में शाहजहां का एक बेटा शाह शुजा बैठा है। कौन? शाहजहां का एक बेटा। शाहजहां के कुछ बेटों के नाम अगर देखेंगे तो औरंगजेब, वो दक्कन में फाइट कर रहा है। उसका सबसे फेवरेट था दारा शिकोह, लेकिन दारा शिकोह को मार दिया किसने? औरंगजेब। अगर राजा होता तो दारा शिकोह राजा होता, लेकिन औरंगजेब ने उसे एलिमिनेट किया और खुद राजा बना शाहजहां के बाद। तो शाहजहां का एक बेटा एज ए गवर्नर था। कहाँ पे? गवर्नर मतलब रूल कर रहा था और एज ए उसे गवर्न करने के लिए बिठाया गया था इन बंगाल। उसका नाम क्या था? शाह शुजा। शाह शुजा को वैसे कुछ मिल नहीं रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने डील किया, भाई 3,000 देंगे और एनुअली 3,000 देंगे और तुम हमें यहाँ पे ट्रेड राइट दो। तो ब्रिटिशर्स मान गए कि हाँ ठीक है, मतलब शाह शुजा मान गया कि ठीक है 3,000 दो, वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा है हमें, 3,000 दो और यहाँ पे फ्री ट्रेड करो, ठीक है। 1662 में बॉम्बे मिल गया डाउरी के फॉर्मेट में, मैंने बताया। और 1686 टू 90 जो पीरियड हम देख रहे हैं, वहाँ पे होता क्या है कि बंगाल में इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को डिफाई किया, सॉरी मुगल अथॉरिटी को डिफाई किया ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं क्या बोल रहा हूँ? इन द पीरियड ऑफ 1680s टू 90s इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को, सॉरी मुगल अथॉरिटी को डिफाई किया ये ब्रिटिशर्स ने। फिर औरंगजेब ने अटैक कर दिया इनके ऊपर और इन्हें बंगाल ही छोड़ के जाना पड़ा इन 1686, ओके। फिर इन्होंने माफ़ी वाफ़ी मांगी और इन्हें जमींदारी मिल गई 3 गांव का, सुतनाटी, कलिकता और गोविंदपुर इन 1698। और जब 1707 औरंगजेब का डेथ हुआ, 1707 जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो मुगल बादशाह थोड़े कमज़ोर पड़ गए और पकड़ धीरे धीरे खाली होने लगा और तब ब्रिटिश धीरे धीरे पावरफुल होने लगे, ठीक है। ब्रिटिश धीरे धीरे पावरफुल होने लगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पे पढ़ा पहले कि ये जो अर्ली एक्सपांसन कर रहे थे, हमने देखा था कि 1613 में सूरत ले लिया इन्होंने, ठीक है। सूरत ले लिया इन्होंने। 1632 में गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उनसे इन्होंने 500 पागोड़ा के रिटर्न में फ्री ट्रेड डील साइन करवा लिया। फिर 1639 में चंद्रगिरी के राजा ने परमिशन दे दिया और ऐसे सेंट जॉर्ज बनने लगता है और सेंट जॉर्ज बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। देन 1651 में शाह सूजा जो शाहजहां का बेटा है उसने 3,000 रुपये में बंगाल का फ्री ट्रेड लाइसेंस दे दिया। 1662 में बॉम्बे बिकम द ब्रिटिश टेरिटोरी। 1668 में बना था, हालांकि 1662 में पोर्तुगीज के हाथ से जाके ब्रिटेन के राजा के पास आ गया था। फिर 1680 से 90 में इन्होंने औरंगजेब का अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की, जिसके बदौलत उन्हें बंगाल से हाथ धोना पड़ा। फिर बाद में 1698 में उन्हें सुल्तानेटी, कोलकाता और गोविंदपुर 3 गांव इन्हें मिले, इनका जमींदारी मिला, मतलब वहाँ पे वो जगह फगह खरीद के काम कर सकते हैं। फिर औरंगजेब का डेथ होता है, ठीक है। और औरंगजेब के डेथ होने के बाद ब्रिटिश के पास कुछ पावर आ जाता है। औरंगजेब के डेथ होने के बाद ब्रिटिश के पास कुछ पावर आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि ब्रिटिश कहाँ कहाँ आ गए,
बाय 1707 ब्रिटिश कहाँ-कहाँ आ गए? देखो, ब्रिटिश आगरा में है, ब्रिटिश सूरत में है, 1612 स्वाली के बैटल के बाद, भरूच में है, बॉम्बे इन्हें डाउरी में मिल गया, मद्रास इन्हें चंद्रगिरी के रूलर से मिल गया, मसूलीपट्टनम ये 1616 में मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश कर दिए अपना फैक्ट्री, बालेश्वर में 1633 में एस्टेब्लिश कर दिए अपना फैक्ट्री, और बंगाल में जो सुल्तानेटी गोविंदपुर और कलिकता, ये 3 गांव उन्हें मिल गया। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा कि ब्रिटिश कैसे इंडिया में आए और अपना वेरियस एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश किए। तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर ओवर हियर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद से शुरू करेंगे। लेक्चर को 2 बार देखिए या फिर 1 बार देखने के बाद लेक्चर बंद करके कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो एक्टिव रिकॉल हो जाएगा वो एक ही बार में काम बन जाएगा। तो दिस मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।